आगे हम रन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए लॉयड को बुलाने आती है, लेकिन रूम के अंदर लॉयड उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है, और भी सुनिए क्या हाल है। उसकी आवाज सुनकर रन डर जाती है और लॉयड बताता है कि वो अपने प्रेजेंस को उसके सिखाए हुए मानव ब्लॉक टेक्निक से छुपा पाया था। वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इस स्किल को सीखने में उसे 1 साल लग गए थे, और वो कहती है कि लॉयड बहुत अमेजिंग है। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो उसकी मेड है और हड़बड़ाते हुए उससे कहती है कि मास्टर कमाल के हैं, यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए तो काफी समय हो गया, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। रन कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा समय लगेगा। सिल्फा उसे सारी चीजें सिखा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे सही तौर तरीके सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। जब आसपास कोई ना हो तो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कैजुअल तरीके से बात करने के लिए रन की खटिया खड़ी करने लगती है। इसके बाद हम सिविलियंस को देखते हैं जो कि डीमंस की मचाई हुई तबाही को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड गालालेओ के जालों पर उछल रहा है। वहीं लॉयड के फादर ने लॉर्डस का गवर्नर चुनने की उसे पावर दी थी और उसने गालिलेओ को चुना है। इसके बाद वहाँ बेबीलोन आता है और कहता है कि डीमन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी, तो सारी चीजों को रिपेयर करने में समय लगेगा। अब मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मैं इसकी हालत दोबारा वैसी नहीं होने दूंगा, पर डीमन से बचने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अगर तुम एक डिमोनिक राय सुनना चाहो तो मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रिम एक डीमन है, तो ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था वो बस एक बकरी है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? कौन सी बकरी में ताकत होती है? लपट झंडूस से। सुन मेरी बात, डिवाइन सॉर्सरी इस तरह का मैजिक है जिसे सिर्फ चर्च के प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं, और वो इविल को डिस्पेल करने के लिए गॉड की होली पावर का यूज करते हैं। लेकिन तालिया और क्रो को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी क्योंकि वो भगवान में मानते ही नहीं। तो लगता है तुम्हें अब भगवान को मानना शुरू कर देना चाहिए। चलो चर्च को ज्वाइन करो जाके। लेकिन चर्च का नाम सुन के लॉयड के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि वो कभी बाद में चर्च जाएंगे। ये सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्रिम उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था। असल में मैं पहले चर्च का मेंबर था, पर मेरी कुछ हरकतों की वजह से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो अब भी डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता था, तो फिर से चर्च को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। लॉयड चर्च के पास पहुंच जाता है। एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो रन बताती है कि उसे सिल्फा की जगह यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो काम में काफी ज्यादा बिजी है और वो उसके साथ और समय भी बिताना चाहती थी। वो ये बोलते बोलते इतना शर्मा जाती है कि अचानक से जाकर शीरो को हक कर लेती है। वहीं अगर वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहते हैं तो उन्हें चर्च के काफी ज्यादा काम करने पड़ेंगे। इसके बाद वो सब लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहले तो लॉयड की प्यारी शक्ल देखकर वो उससे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि वो है कौन, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तुमने जो 2 साल पहले यहाँ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, तुम राक्षस हो राक्षस। लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा कर क्या दिया? तभी वहाँ पर एशर नाम की लड़की आती है जो कि लॉयड को देखकर बहुत खुश थी और कहती है कि उस बात को तो काफी टाइम हो चुका है और भगवान तो सबको माफ करते हैं और बाकी की सिस्टर्स भी लॉयड से अब गुस्सा नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, मैं इस शैतानी औलाद को कभी माफ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर शीरो पे जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो वो लॉयड को मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो जाके सीधा शीरो को गले लगा लेता है। जिसके बाद वो लॉयड और उसके साथियों से कहता है कि वो अपने काम करना शुरू कर दें, लेकिन लॉयड बड़ी ही जल्दी काम से बोर हो जाता है और वो एक वेस को तोड़ देता है। लेकिन बिना उसका कुछ किए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और वो ये देखकर खुश थी कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था, और एशर कहती है कि वो फादर से माफी मांगने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो साथ में मिलकर सभी टुकड़ों को उठाते हैं और लॉयड उन्हें फेंकने के लिए चला जाता है। रन एशर से पूछती है कि लॉयड इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन एशर उसे बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही है। मैजिक के अलावा उसे किसी चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जानती है कि चर्च को लॉयड ने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता है। जब 2 साल पहले वो चर्च में आया था तब भी वो चीजों को तोड़ता ही रहता था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब लॉयड एक वेस को तोड़ देता है और एशर ये देखकर खुश थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे उसके साथ थोड़ा और सख्त होना चाहिए, तो वो उसे हल्की सी डांट लगा देती है। लेकिन लॉयड कहता है कि इतना काफी नहीं है, इसकी जगह उसे डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन एशर उसे बताती है कि डिवाइन सॉर्सरी का यूज सिर्फ इविल से लड़ने के लिए करना चाहिए और उससे पूछती है कि क्या वो साथ में गाना गाना चाहेगा। लेकिन लॉयड सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद चर्च के अंदर एक डीमन आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग बाहर भागने लगते हैं, और तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, इस डीमन को लॉयड ने समन किया था क्योंकि वो चाहता है कि एशर डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस डीमन को हरा दे। तभी एशर लॉयड को बचा लेती है, लेकिन इस दौरान उसके सर में चोट लग जाती है और वहाँ से खून बहने लगता है। इसकी वजह से लॉयड को बुरा लगने लगता है और डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद लॉयड ने सारी चीजें कन्फेस कर ली थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसे शैतान की औलाद बुलाने लगे थे और उसे चर्च से परमानेंटली बैन कर दिया गया। लेकिन एशर जानती है कि लॉयड दिल का बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत समय बिताया है और वो उसे अपने साथ गाना गाने के लिए इनवाइट करना चाहती है। दूसरी तरफ लॉयड फादर के फेवरेट वेस के टुकड़े को कचरे के डब्बे
में डाल देता है। तभी उसकी नजर उसकी बहन सारिया पर जाती है, जिसे 2 सड़क चाप गुंडे परेशान कर रहे थे और वो उसकी कुटाई करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी सारिया उनसे पूछती है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें बस तबला पीटना आता है और वो भी सिर्फ मुक्कों से, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के सारिया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। बेबीलोन लॉयड से उसकी बहन के बारे में पूछता है। लॉयड बताता है कि वो म्यूजिकल प्रोडिजी है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से बजा सकती है, लेकिन म्यूजिक के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तो उन दोनों की ज्यादा बातें नहीं होती। तभी वो गुंडा सारिया को हवा में उठा लेता है और कहता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजा सकता है और वो है लड़कियां। तभी वहाँ पर एशर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो गुंडा उसी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जिस तरह की वो आवाजें निकाल रही थी वो सारिया को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब देख के फादर को लगने लगता है कि उनके रिसाइटल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन लॉयड को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो बेबीलोन उसे बताता है कि सारिया और एशर साथ में परफॉर्म करने वाले हैं और उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो भी उन्हें सुनता है वो उन्हें हील कर देता है। ग्रिम को लगता है कि शायद यही डिवाइन सॉर्सरी है और वो उसे कैंसिल होने नहीं दे सकता था। तो वो रन से कहता है कि वो उन गुंडों को ठिकाने लगा दे। वहीं वो गुंडा अभी तक उन लड़कियों से अलग अलग आवाजें निकालने की तैयारियां कर रहा था। तभी रन अपने माना फोकस टेक्निक का यूज करती है और अपनी पावर से वहां पर ज्यादातर लोगों को सुला देती है। ये देखकर ग्रिम और लॉयड उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि माना फोकस की वजह से अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रही है और साथ ही अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो अपने पॉइजन को बेहोश करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन जब वो उसकी तारीफ कर रहा था वो दोनों गुंडे उठ पड़ते हैं और रन उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो उन दोनों को बेहोश नहीं कर पाई। वो दोनों लॉयड के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो जेड की टेक्निक का यूज करके उन दोनों को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उन दोनों को उसने कहां पर भेज दिया है। जब फादर को होश आता है लॉयड उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने उन गुंडों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बेबीलोन की डर के मारे हालत खराब हो रखी है। ये तो नन्हा मुन्ना सा बालक है, जेड की टेक्निक अभी कुछ समय पहले ही देखी थी इसने और यूज भी कर रहा है उसे। तभी सारिया लॉयड को काफी गौर से देखने लगती है और कुछ सेकंड्स देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो है कौन, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे भाई का नाम भूल चुकी थी। एशर बताती है कि सारिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कि म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। भाई क्या खानदान है, सबके सब एक से एक नमूने हैं। एशर कहती है कि लॉयड गा सकता है तो उसे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन सारिया को लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसने जरा भी प्रैक्टिस नहीं की थी। और वो उससे कहती है कि वो उनके रिसाइटल को गौर से देखे। शायद वो रिचुअल के साथ डिवाइन सॉर्सरी यूज करने वाले हैं। मेज माना सिग्नेचर का यूज करके अलग अलग चीजें बनाते हैं, पर वो रिचुअल के जरिए भी सेम चीजें कर सकते हैं, जैसे नाच कर या फिर गाकर। उसी वक्त लॉयड और बेबीलोन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं और अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। फादर सभी को वाइन दे रहे थे और एशर और सारिया अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की लग रही थी और ये देखकर ग्रिम समझ जाता है कि वो लोग डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर रहे हैं। तो वो लॉयड को उसकी तलवार दे देता है, जिसकी मदद से वो मैजिक पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और अब वो उसके माना सिग्नेचर को देख पा रहा था। लॉयड ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे लगता है कि ये माना पार्टिकल्स सभी को हील कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रिम, इससे तुम्हें नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, इस मैजिक स्पेल की कास्टर एशर है और उसमें इतना माना नहीं है जो कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। मैं माना सिग्नेचर को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। शायद ये कोई गॉड का सर्वेंट है। मैं जल्दी यहाँ पर वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसके पास टेलीपोर्ट हो रहा था, जो कि उसे कब से देख रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जाते जाते वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर चारों तरफ बादल ही बादल थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहां पर, तो वो इधर उधर भटकने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें एक एंजल दिखती है जिसका नाम जिरल था और वो एक टेम्पल के ऊपर बैठी हुई थी। यही तो है जो कि मुझे देख रहा था। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि वो असल में उन दोनों लड़कियों को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था, क्योंकि वो उन दोनों का बहुत बड़ा फैन है और वो सिर्फ उनके पसीने की खुशबू सूंघने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में जाने को तैयार है। भाई क्या बना दिया इसे। लॉयड उसके ऊपर बादल फेंकने लगता है, जो देख के जिरल उसके ऊपर भड़क जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन यहाँ पर कर क्या रहा है, क्योंकि एक डायमेंशनल दीवार ह्यूमंस की दुनिया और पैराडाइज को अलग रखती है। लॉयड उससे कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन एंजल को लग रहा था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उन सबका दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके पैरों को चूम सकते हैं। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो बकवास बंद करे और चुपचाप उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि वो एशर और सारिया के साथ क्या क्या करने की बातें कर रहा था। लेकिन जिरेल कहता है कि वो जिसे चाहे बता सकता है, उस जैसे टिंगू डीमन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिरेल कहता है कि वो डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इसके लायक हैं, और उन दोनों को यहाँ से दफा होने को कहता है, लेकिन लॉयड जाने से मना कर देता है। तो जिरेल अपने लक्स स्पेल का यूज करके डिवाइन स्वॉर्ड्स को समन करता है और उनसे लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन लॉयड अपने बैरियर मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन रन से पूछता है कि जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था। रन कहती है कि उसने महसूस किया था कि कोई उसे घूर रहा है। बेबीलोन कहता है कि उसने कुछ और सेंस किया था और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम वापस से उन दोनों की फाइट को देखते हैं जहां लॉयड जिरियल के अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था और कहता है कि डिवाइन सॉर्सरी काफी मजेदार है क्योंकि उसकी तलवारें स्टील जितनी मजबूत हैं और वो उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैजिक नहीं बल्कि असली ऑब्जेक्ट जैसी हैं। तो वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को दे देता है। उसे लगता है कि लक्सस तलवारें माना से बनी है और वो देखना चाहता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो वो हवा में कूद जाता है और जिरल के ऊपर 4 बड़े बड़े मैजिक बॉल से अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर जिरल की भी फट जाती है और वो ये देखकर हैरान था कि उसने रेल्म की दीवार में 4 छेद कर दिए हैं। तभी अचानक से लॉयड उसके पीछे आ जाता है। तुम अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो यार? वो लॉयड के ऊपर तलवार घुमाता है और कहता है कि उसके लक्सेस इनविंसिबल हैं, लेकिन वो उसके तुच्छ मैजिक से अपने लक्सेस को टच नहीं होने देना चाहता और इसीलिए उसने उसके अटैक को डॉज किया था। वहीं उसे लग रहा था कि लॉयड उससे डर के भाग चुका है, लेकिन वो तो टेंपल पर जाकर खड़ा हो रखा था और कहता है कि वो लक्स की मजबूती को चेक करना चाहता है। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे अटैक्स छू भी नहीं पाएंगे, मैं सबको डॉज कर लूंगा। तो लॉयड जेड की टेक्निक का यूज करके जिरियल के चारों तरफ पोर्टल्स बना देता है और एक ही बार चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिरियल किसी तरह उसके अटैक से बचकर निकल जाता है। उसने इस अटैक को भी डॉज कर लिया। लगता है मुझे कोई और तिगड़म लगानी पड़ेगी। जब गुस्सर में इस टेक्निक को यूज कर रहा था वो वैसे ही इतना खतरनाक था, लेकिन लॉयड के हाथों में पता नहीं क्या होगा इसका। लॉयड, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वो मर जाएगा। कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो ग्रिम? याद है उसने कहा था उसका लक्सा इनविंसिबल है, इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद लॉयड एक पोर्टल बनाकर जिरल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिरल, प्रिंस लॉयड तुम्हें नहीं मारना चाहते तो बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरल फिर से कहता है कि उसका लक्सा इनविंसिबल है और वो कभी उसे हिट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, अटैक करने से पहले मुझे टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करना पड़ रहा है, इसलिए वो हर बार डॉज कर पा रहा है। जिरल कहता है कि उसने लॉयड की सारी ट्रिक्स देख ली हैं और अब वो लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। ये देख के ग्रिम को फिक्र होने लगती है, लॉयड की नहीं जिरल की। और जब जिरल लॉयड को हिट करने वाला था उसी वक्त लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिरल उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डिफेंस टूट जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, हथियार डाल दो। लेकिन जिरल हार नहीं मानता और कहता है कि उसके लक्सा टूट भले ही गए हों, लेकिन वो इन्फिनाइट हैं और वो जितनी मर्जी बार उन्हें रिपेयर कर सकता है। ये सुन के लॉयड और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और जानना चाहता है कि वो कितनी बार उसे रिपेयर कर सकता है और वो फिर से जिरल के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन लॉयड के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लॉयड देखता है कि जिरल ट्रांसपेरेंट हो रखा था और ग्रेम उसे बताता है कि ऐसे बींग्स माना से बने होते हैं, तो सारा माना खत्म होने की वजह से वो ऐसा हो गया है। चलो, मुझे ये तो पता लग गया कि वो ना ही इनविंसिबल है ना ही इन्फिनाइट, लेकिन माना से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिरल सोचता है कि क्योंकि वो तो मरने वाला है अब लॉयड डिवाइन सॉर्सरी नहीं सीख पाएगा, लेकिन तभी लॉयड उसमें अपना माना ट्रांसफर करने लगता है और कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन असल में उसने कुछ ज्यादा ही माना दे दिया था क्योंकि अब वो फूला हुआ भटूरा लगने लगा है। वहीं जिरल को लॉयड की पावर्स इंटरेस्टिंग लगती है और वो किसी तरह उन्हें छीनना चाहता है। मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता हूँ, पर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन असल में वो उसे पोजेस करना चाहता है ताकि वो अर्थ पर जाकर उन दोनों कुड़ियों से मिल सके। वो अपने स्पेल से लॉयड की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो लॉयड का हाथ बन चुका है। ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, लॉयड के पास तुमसे ज्यादा माना है तो उल्टा उसने तुझे ऑब्जॉर्ब कर लिया, गधे। लॉयड उससे पूछता है कि क्या पैक्ट पूरा हो चुका है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई डिवाइन सॉर्सरी यूज करना चाहता है तो एक एंजल को कास्टर की सोल के ऊपर माना सिग्नेचर बनाना होता है और क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका है वो अब डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकता है और लॉयड को लगता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। वहीं ग्रिम सोचने लगता है कि अब लॉयड के पास इतनी ताकत है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों पर राज कर सकता है, लेकिन तभी लॉयड कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है, लेकिन उसने डिवाइन सॉर्सरी कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख ली। इसके बाद लॉयड लक्सा स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करने लगता है और जिरल उसे बताता है कि उसकी फॉर्म यूजर के ऊपर डिपेंड करती है और उसे सबसे पहले तलवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉयड स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और अब क्योंकि जिरल उसके साथ जुड़ चुका था वो सेंस कर पाता है कि लॉयड बिल्कुल प्योर और इनोसेंट है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिससे वो काफी साल पहले मिला था। लेकिन जब लॉयड स्पेल को कास्ट करना खत्म करता है
है उसने एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना दिया था जो कि रेल्म को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। प्रिंस लॉयड, आप क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। रुक जाऊं, पर अभी तो ये बंदी पूरी भी नहीं हुई। और जिरल को समझ आता है कि उसका लक्सा इतना अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका माना पूल बहुत ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी भी अलग है और वो मॉन्स्टर का लुक बिल्कुल एक आर्कएंजल के पंख जैसा था। अब पागल आदमी, ये समय इंप्रेस होने का नहीं है, हमें किसी तरह इसे रोकना होगा। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि गार्डन में जाता है और वहां से उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे डिवाइन सॉर्सरी के बारे में क्लू मिल जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है। क्या तुम यहाँ पर गुम हो गए हो? तुम्हें चर्च के अंदर वापस चले जाना चाहिए। बेबीलोन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो बंदा कहता है कि वो एक पेस्टर है। पेस्टर बेसिकली किसी चर्च का लीडर होता है, लेकिन बेबीलोन को उसके ऊपर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने चर्च का कोई भी सिंबल नहीं पहना हुआ था। अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो? वो मैं पहनना भूल गया। ये देखो, ये मेरे पास ही है। तभी वहाँ पर शीरो के साथ रहना जाती है जो कि जब उस बंदे को देखता है वो उसके ऊपर गुर्राने लगता है। आपकी रोजरी थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? क्योंकि अगर आप चर्च के इतने समय से मेंबर हैं तो ये इतनी साफ तो नहीं होनी चाहिए थी। ये सुन के वो बंदा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे लॉयड टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बंदा लॉयड से भी लड़ने के लिए खड़ा था, लेकिन लॉयड उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन जब जिरेल उस बंदे को देखता है ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता है। इसके बाद वो एशर के पास जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि वेदर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। वहीं अपने दोनों स्टार्स को अपने सामने देखकर जिरेल पगला रखा है। इसके बाद बेबीलोन एशर से उस गार्डन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वहीं पर मरे हुए पेट्स को दफनाया जाता है। क्या इसी वजह से वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी? लेकिन फिर भी वो बंदा कौन था? अरे हाँ फादर अंकल, मैं चर्च से जा रहा हूँ, मुझे भी इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लॉयड जो चाहता था वो उसे मिल चुका है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने रोजरी को और गंदा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपना ओरिजिनल खोने के बाद ये उसे नया मिला है। तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आने लगता है। फिक्र मत करो, उन लोगों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जिस दिन का हमें इंतजार था वो जल्द ही आने वाला है। इसके बाद जिरल लॉयड के दोस्तों को भी लक्सा बनाने में मदद करता है। लॉयड कहता है कि जितने ज्यादा लोग इसका यूज कर पाएंगे उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा और वो जिरल से कहता है कि वो उनके लिए भी एक पाथ बना दे ताकि वो बिना रिचुअल के डिवाइन सॉर्सरी को यूज कर पाए। वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए किया था और एक और बंदे के लिए, मैं इनके लिए वो नहीं करूंगा। चलो वो सब ठीक है, क्या तुम गिरम की तरह अपना साइज छोटा नहीं कर सकते ताकि कम लोगों का ध्यान तुम पर जाए? मैं कर सकता हूँ, पर मैं इस घटिया बकरे जैसा क्यों दिखूं? अब ये मत कहना, अपने साइज को तुम छोटा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुन के जिरल चिढ़ जाता है और खुद को एक पीली सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो प्रिंस लॉयड, मेरी नई ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी? लेकिन लॉयड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अपने चाय पीने में व्यस्त है। इसके बाद जिरल उन्हें बताता है कि एशर प्यूरिफिकेशन क्लास की डिवाइन सॉर्सरी यूज कर रही थी जो कि इविल क्रीचर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वहां पर वो दोनों गुंडे आ जाते हैं जो कि लॉयड को देखकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे और हमें पता चलता है कि वो लोग लॉर्डस के रहने वाले हैं और गैलीलिया के लिए काम करते हैं। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर इनकी गलती के लिए मैं अपनी उंगलियां आपको ऑफर करना चाहता हूँ। वही उन गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस छोटे से बच्चे से इतनी इज्जत से क्यों बात कर रहे हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन लॉयड अपने ग्लो स्पेल का यूज करके उनका हृदय परिवर्तन कर देता है और वो दोनों अब बड़े ही अच्छे इंसान बन चुके हैं और वो लॉयड से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया था वो उसके लिए भी माफी मांग लेंगे। वहीं जब जिरल को पता लगता है कि उन दोनों ने क्या किया था वो उन्हें मारने के लिए जाने लगता है और उन लोगों से पूछता है कि रेन और बेबीलोन ने इन दोनों को क्यों नहीं पहचाना था। कालिया कहती है कि वो लोगों से थोड़ा दूरी रहते थे इसलिए वो उन्हें नहीं जानते। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि अभी तक चर्च में ही है और उसका बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन पेस्टर इस बात से दुखी था कि लॉयड एक दिन के बाद ही यहाँ से चला गया। वहीं जिरल ने बेबीलोन को भी डिवाइन सॉर्सरी सिखा दी है और जाने से पहले लॉयड ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर सब चीजों का ध्यान रखे। इसके बाद लॉयड अपने घर में वापस आ जाता है। वहीं जिरल खुश था कि वो लॉयड के साथ आया है क्योंकि उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा मस्त है। लेकिन उसका ठरकपना यहाँ पे भी बाहर आने लगता है तो ग्रिम खींच के उसे थप्पड़ मारता है। तभी एक कबर्ड से दूसरा लॉयड बाहर आता है जो देखकर जिरल कंफ्यूज हो जाता है। ग्रिम उसे समझाता है कि एक वुडन डॉल है जिसे कि लॉयड ने अपने छोटे मोटे काम करने के लिए बनवाया है। ये सुन के जिरल सोचने लगता है कि वो वुडन डॉल को पोजेस कर सकता है और फिर मेट्स के साथ नहाने जा सकता है। लेकिन ये सुन के ग्रिम फिर से उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर उसने डॉल को हाथ भी लगाया तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे लॉयड कह रहा होता है कि वो गोल्स को मारने जाएंगे क्योंकि डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करने के लिए अनडेड से लड़ना सबसे बेस्ट तरीका है। तभी वहां पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड उससे कहता है कि वो उसके साथ गूल हंटिंग पर चले और वो तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो ग्रेट डेन ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं जहाँ की कहा जाता है कि बहुत सारे गूल्स होते हैं, पर रन को यकीन नहीं होता कि उस जगह पर गूल्स रहते हैं क्योंकि उसके आसपास का एरिया बहुत ही चहल पहल वाला है। लॉयड सिल्फा से पूछता है कि क्या वो अपने सेंसेस का यूज करके गूल्स का पता
पता लगा सकती है, लेकिन सिल्फा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि गूल्स और सड़े हुए खाने की स्मेल एक जैसी होती है। तभी वहाँ पर सेरिया और अशर आ जाते हैं जो कि उन्हें साथ में पैनकेक खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। ये सुनते ही जिरेल उनके साथ जाने के लिए उछलने लगता है, लेकिन ग्रिम उसे चुप कराता है और कहता है कि उन्हें पहले गूल्स को हंट करना है। पर लॉयड भी पैनकेक्स खाना चाहता था तो वो उनके साथ चले जाते हैं और ग्रिम कहता है कि ये पहली बार है जब उसने लॉयड को इतना एक्साइटेड देखा था। लॉयड कहता है कि पैनकेक्स इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं कि उनका टेस्ट बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है और सारिया उसे टिप्स देने लगती है कि उसे पैनकेक्स को कैसे खाना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग पैनकेक्स खाने लगते हैं और अशर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर गूल्स को हंट करने आए हैं। अशर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोगों ने चर्च का सहारा लिया है क्योंकि उनके ऊपर गूल्स ने अटैक किया था और उसे उन एरियाज के बारे में बताती है जहाँ पर गूल्स को देखा गया था, लेकिन जितने एडवेंचरर्स भी उन्हें मारने के लिए गए थे वो सब अभी मिसिंग है। वहीं इन सब चीजों की वजह से सारिया नहीं चाहती थी कि उनकी परफॉर्मेंस फिर से कैंसिल हो जाए क्योंकि इस बार किंग और पोप दोनों उनकी परफॉर्मेंस को अटेंड करेंगे। आगे रैन सभी गूल्स को हराने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो नहीं चाहती कि गूल्स बाकियों की जिंदगी को तबाह करना जारी रखें। इसके बाद वो ग्रेट डीन ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं पर रैन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर गूल्स आखिर होंगे कहाँ। तो लॉयड बताता है कि वो जरूर नालियों की तरफ होंगे। वहीं सेंसस तेज होने की वजह से शीरो और सिल्फा को पहले ही बदबू आने लगती है, लेकिन लॉयड अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसे मिसिंग एडवेंचरर्स की फिक्र हो रही है, खासकर उसकी जिसे उसने पहले भेजा था। तो अभी सोर्स में से टाउ बाहर आती है जो कि उसे गले लगा लेती है और वो खुश थी क्योंकि लॉयड को उसकी फिक्र हो रही थी। तो अभी सिल्फा उसके टकले पर मारती है और बताती है कि लॉयड यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करना चाहता था। आगे लॉयड उससे पूछता है कि क्या गूल्स स्टोर के अंदर छुपे हुए हैं, पर टाउ उसे बताती है कि जब वो अंदर थी वो खो गई थी और उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने लॉयड की प्रेजेंस फील की वो वहां से बाहर निकल पाई। टाउ बताती है कि सुअर्स के अंदर वो ची का यूज नहीं कर सकती तो वहां से जाने लगती है। बस इतनी सी बात, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके वहां से सारे डार्क मायाज़मा को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सुअर्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ जाने पर उन्हें पता लगता है कि लॉयड के मैजिक ने उस एरिया के अंदर सब कुछ साफ कर दिया था और इसकी वजह से टाउ पहले की तरह थकी हुई महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन चीजें अब इतनी ज्यादा चमचमा रही थी कि ग्रिम को उन सबसे तकलीफ होने लगती है और हवा साफ होने की वजह से टाउ भी की का यूज कर पा रही थी। तो वो अपनी स्पेशल डिटेक्शन स्किल का यूज करके एरिया को सर्च करने लगती है जिसकी वजह से उसे गूल्स की लोकेशन का पता लग जाता है। आगे रैन टाउ को मेट के कपड़े देती है और वो उन्हें वहां पर ले जाती है जहाँ पर गूल्स थे, लेकिन शीरो लॉयड के प्यूरिफाई किए हुए एरिया से बाहर चला जाता है जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो लॉयड के लिए अंदर चला ही जाता है। वहीं लॉयड को किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी तो वो स्पेशल डिटेक्शन को यूज करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसके पास टाउ आ जाती है और पूछती है कि वो उसकी स्किल्स का यूज कैसे कर सकता है। सिल्फा फिर से उसे हिट करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं लॉयड उससे पूछता है कि वो अपनी तलवार को क्यों नहीं लेकर आई। सिल्फा बताती है कि वो अपनी अच्छी खासी तलवार को साफ सुथरी रखना चाहती है। ये सुन के टाउ को लगता है ये परफेक्ट मौका है उनके कंपटीशन का, लेकिन सिल्फा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी तो वो कहती है कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा वो लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। ये सुन के सिल्फा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और रन कहती है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। इसके बाद शीरो को चेज करते हुए वहाँ पर काफी सारे गूल्स आ जाते हैं। वो तीनों चोर यहाँ लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन लॉयड उन्हें रोक देता है और डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उन तीनों को लक्सा के वेपन दे देता है ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। सबसे पहले उन गूल्स से लड़ने टाउ पहुंच जाती है और एक एक करके 4 गूल्स को हरा देती है, लेकिन तभी सिल्फा आकर उसे रोक देती है और उसके किल्स को चुराने लगती है और बड़ी ही जल्दी उसका भी स्कोर 4 पहुंच जाता है। टाउ उससे कहती है कि वो अपने रास्ते जाए, लेकिन सिल्फा उसे समझाती है कि वो तो बस वेपन को टेस्ट कर रही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे किल्स काउंट नहीं करते, तुमने अपने वेपन का यूज नहीं किया था। जिसकी वजह से वो दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं और लगातार एक दूसरे के किल्स चुराते ही जाते हैं। उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे उनकी टक्कर बराबरी की हो, लेकिन रैन बेचारी पीछे रह गई थी क्योंकि वो तो उनसे कैजुअली लड़ रही है, पर वो भी लॉयड के साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो वो अपने वेपन को पॉइजन से एनचैंट करती है और एक गूल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस गूल से टच होते ही उसका वेपन ही टूट जाता है। अच्छा, मतलब अगर डिवाइन सॉर्सरी में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो कमजोर हो जाती है। थैंक्स रैन, तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया आया है। इसके बाद वो फिर से उसे एक वेपन पकड़ा देता है। रैन को लगता है कि ये पहले वाला ही वेपन है, लेकिन जब वो गूल को हिट करती है इससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि वो पहले से ही पॉइजनस है। ये असल में पॉइजनस नहीं है, बल्कि वेपन के टच होते ही उसकी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी उस गूल के अंदर फैलने लगती है। अब डिवाइन सॉर्सरी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अब वो लॉयड के हाथ लग चुकी है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां गूल्स को मारना जारी रखती हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों के स्कोर बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और अब वहां पर सिर्फ एक ही गूल बचा था, लेकिन जब वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने जाती हैं वो गूल एक झटके में ही उन्हें पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने फादर को
गले से पकड़ा हुआ था। मुझे सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी, कुछ घुसपैठ ही आ चुके हैं। और वो उस छोटे से भूत से कहता है कि वो फादर की बॉडी पर कब्जा कर ले ताकि वो चर्च में फ्रीली घूम सके। लेकिन एशर भी इन सब चीजों को देख लेती है और घबराई हुई उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं वो तीनों लड़कियां घायल होने के बावजूद भी फिर से उठती हैं। वहीं रैन को एक धागा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। टाओ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने ही बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सिल्फा वहां आकर उसे बचा लेती है और टाओ उसे बताने की कोशिश करती है कि वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। तो सिल्फा उसे बताती है कि उसे अपने हाथ भी अजीब से महसूस हो रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर धागा फेंकता है, लेकिन लॉयड उसे कैच कर लेता है और जब वो उसकी पावर्स को सेंस करता है, उसकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। मौका देखकर वो तीनों लड़कियां उसके ऊपर साथ में अटैक करती हैं, लेकिन वो इसे भी डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ लॉयड उस धागे को एनालाइज कर रहा था और उसे पता लगता है कि एक स्पाइनल थ्रेड है। रन बताती है कि उसने भी उस धागे को देखा था और उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पहले भी सुना हुआ है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब जेड रन को न्यूरॉन ब्लाइडेड के बारे में बता रहा था, जिसकी बॉडी माना से बनी हुई स्पाइनल थ्रेड्स बनाती है। जब वो थ्रेड किसी इंसान के शरीर को छूता है, वो मॉन्स्टर उस हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसके पूरे शरीर पर स्पाइनल थ्रेड्स लिपटे हुए हैं, जिनके ऊपर अटैक्स को डॉज करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए माना सिग्नेचर लगा हुआ है। इसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। सिविल वॉर के दौरान उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह भेजा गया था और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया, चाहे वो उसके साथी ही क्यों ना हो। तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि दिल में गोली मारने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। आखिर में एक क्लिफ पर धमाका करके उसे समुद्र में गिरा दिया गया और पूरे समय वो बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं प्रेजेंट में वो तीनों लड़कियां अब स्पाइनल थ्रेड्स को देख पा रही थी। वहीं सिल्फा को समझ नहीं आता कि वो मूव कैसे कर पा रहा है, जबकि उसकी मौत पहले ही हो गई है। रन को लगता है कि शायद ये उसके ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से है, लेकिन लॉयड को नहीं लगता कि वो एक घूल है, क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी पुरानी मेमोरीज हैं। ताओ कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर बस उसके ऊपर अटैक करने पर फोकस करना चाहिए और वो उसके थ्रेड्स को डॉज कर लेंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो थ्रेड्स उनके चारों तरफ है, जिसके बाद वो उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसे वो रेत कहता है कि वो एशर को पोजेस करना चाहता है, क्योंकि उसका फिगर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो घोस्ट उसे पोजेस करने जाने लगता है, लेकिन तभी बेबीलोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही उस आदमी के हाथ में भी चाकू घुसा देता है। लगता है तुम भगवान के रास्ते से भटक गए हो, मेरे साथ भजन गाना चाहोगे? मेरे पास इन सब फालतू चीजों का समय नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं तीन सेक्सी लड़कियों को नीचे गिरा हुआ देखकर जिरल को उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वहीं वो तीनों लड़कियां फिर से उठ खड़ी होती हैं और अब वो उसके लड़ने के तरीके को समझने लगी थी। वो फिर से अपने स्पाइनल थ्रेड से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उससे बचकर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो तीनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मुक्का मार के टावर रन को वहां से दूर फेंक देता है। सिल्फा अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अब क्योंकि उसके दोनों हाथ फंस चुके थे, रन उसके ऊपर चढ़ के अपने पॉइजन का यूज करती है। लेकिन जिरल कहता है कि पॉइजन गूल्स के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन तभी वो गूल जमीन पर गिर जाता है और लॉयड समझ जाता है कि रन ने न्यूरोटॉक्सिन का यूज किया था, यानी उसने उसे पैरालाइज कर दिया है। और इससे पहले कि उसका असर कम होता, टाओ उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अटैक करने के दौरान उस मॉन्स्टर का कंट्रोल वापस आ जाता है और टाओ बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाती है। और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइनल थ्रेड्स चीजों को काट भी सकती हैं। टाओ अपनी स्किल का यूज करके उसके धागों को पकड़ लेती है और फिर अपने ग्लव के साथ उसे सिल्फा की तरफ फेंक देती है और सिल्फा अपने लायंस रोड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। रन को लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अटैक करने से पहले ही उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ गए थे। दूसरी तरफ ब्लाइडेड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने मास्टर के पास जाने से पहले सरफेस पर मजे करना चाहता था, लेकिन तभी लॉयड उसके ऊपर अटैक करके उसके पैर को उड़ा देता है। लॉयड को अपने सामने देखकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के लिए लॉयड ने सुसु जाने का बहाना बनाया था। वहीं वो मॉन्स्टर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है, जहां उसके साथ सिर्फ अन्याय ही हुआ था और ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीते जीते उसकी मौत हो गई। पर क्योंकि एक गोस्ट के तौर पर भी वो कमजोर था, वो किसी ताकतवर इंसान को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तो उसका बदला अधूरा ही रह गया। लेकिन तभी उसे उसका मास्टर मिला, जिसने उस मॉन्स्टर की बॉडी उसे दिखाई और उस बॉडी का यूज करके उसने उन सब से बदला ले लिया जिसने उसे सताया था। लेकिन इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपने मास्टर के पास वापस आ गया और उसका मास्टर ही उसकी दुनिया बन गया। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां लॉयड अपने लक्सा का यूज करके एक जायंट एंजल को समन करता है। उसे देखकर ब्लाइडेड और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की याद आती है और उसे लगता है कि लॉयड उनके लिए खतरा हो सकता है। तो डर के मारे कांपने के बाद भी वो उससे लड़
करने का डिसाइड करता है। वो अपने पैर को वापस से सिल के जोड़ लेता है और लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो एंजल के सभी अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और लॉयड की तरफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन लॉयड के पास जाकर वो उसके बैरियर से टकरा जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जीतने का कभी कोई चांस था ही नहीं। लेकिन जब वो गिरने वाला था, वो एंजल उसे कैच कर लेती है और लॉयड ये देखकर खुश था कि उसने फाइनली ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? लॉयड उसे बताता है कि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, तुम बात कर सकते हो? तुम ये पहले नहीं बता सकते थे। लगता है मैंने जितना करना था उससे ज्यादा डैमेज हो गया। इसके बाद लॉयड उससे पर्सनल सवाल करने लगता है और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ये सब सुन के ब्लाइडेड इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो रोने भी लगता है। वहीं ग्रिम और जुरल उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि फट के 4 होने के बावजूद भी वो लॉयड से लड़ रहा था। लॉयड से लड़ने में बहुत हिम्मत लगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की मुश्किलें इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लॉयड जैसे इंसान का हाथ भी छू पाऊंगा। तभी ब्लाइडेड याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे लूमा मैक्सिमा नाम की स्पेल दी थी, जो कि अगर टूटती है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी तबाह हो जाएगी। वहीं वो पिल टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी तेज रोशनी होती है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को पता लग जाता है कि न्यूरॉन ब्लाइडेड हार चुका है। उस स्पेल की वजह से ग्रिम घायल हो गया था, तो लॉयड उसे हील करने लगता है। वहीं जिरल को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर लूमा मैक्सिमा का यूज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो काफी एडवांस्ड स्पेल है और उसे बहुत कम बीइंग्स यूज कर पाते हैं। मरते हुए उस ब्लाइडेड की आवाज लॉयड को सुनाई देती है, जो उससे कहता है कि वो उसके मास्टर को संभाल ले। इसके बाद लॉयड उसकी तलवार को उठा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन एशर से कहता है कि वो फादर को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन एशर को उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसे किसी को मदद के लिए भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एशर वहाँ से चली जाती है। वहीं बेबीलोन यहाँ पर किसी और को नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी बेबीलोन देखता है कि वो कब से जमीन को ही घूरे जा रहा है। मेरे बाप, थोड़ी देर और ऐसे रुक जा, एशर के जाते ही मैं भी 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो बेबीलोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेबीलोन हवा में जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब लॉयड ने बेबीलोन को चर्च का ध्यान रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी जिंदगी खतरों का सामना ही बीतते हुए गई है, तो वो किसी भी खतरे को पहले पहचान सकता है और कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है। बेबीलोन उस बंदे के अटैक को डॉज करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे लगता है कि लॉयड ने जरूर उसे कोई बफ दिया होगा और वो उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसके अटैक्स उस आदमी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो वो लॉयड की तरह ग्लो स्पेल का यूज करता है ताकि वो उस बंदे का हृदय परिवर्तन कर सके। लेकिन उसके पास इतना माना नहीं था जो एक ही अटैक काम कर पाता, तो वो उसी सेम स्पेल को लगातार कास्ट करने लगता है और उसे लगता है कि इतनी रोशनी में वो आदमी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो आदमी बेबीलोन की छाती के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसने आदमी का ध्यान इतनी देर के लिए भटका दिया था कि एशर फादर को लेकर वहां से दूर जा चुकी है।